हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का करेंगे जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम एवं जनरल कंपटीशन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जनरल में जैसे कि BSSC ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, या फिर यूपी में जो PCS का पेपर होता है, या फिर RO ARO का पेपर होता है, या फिर अदर स्टेट जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे किसी भी स्टेट PCS के लिए। चलिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं वो पूछे ही जाते रहते हैं, ठीक है, रिपीट होते रहते हैं काफ़ी बार IAS और PCS का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर कर रहे हैं, PYQ है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वो कौन था? टीपू सुल्तान था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान था। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो पोलीलूर में हराया था। पोलीलूर में है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोलीलूर में हराया था। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अरकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया, किंतु वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सर आयरकूट के अधीन भेजी गई सेना ने जून 1781 से सितंबर 1781 के मध्य हैदर अली को पोर्टा नोवा, पोलीलूर तथा सेलिंगपुर में परास्त किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 ईस्वी तक हुआ था, उसी में टीपू सुल्तान से अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी 1792 ईस्वी में। सी आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान से। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों की कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो टीपू सुल्तान जो थे अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 ईस्वी में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, उसी में टीपू सुल्तान मारे गए थे 1799 ईस्वी में। बी आंसर हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में जो हुआ था उसी में टीपू सुल्तान मारे गए थे। देखिए, टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। इसकी मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता के इतिहास के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को बेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने बेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्ण राय को बैठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, इनमें से कौन एक सुमेलित है वो बताना है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ था। टीपू पराजित हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में और युद्ध के मध्य दिवंगत मारा गया था। ठीक है, डी आंसर सही है सुमेलित। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, नहीं, इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीता था। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, तो इसमें बराबरी पे युद्ध समाप्त हुआ था। पराजित हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, इसमें बराबरी पर युद्ध समाप्त हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता, नहीं, युद्ध नहीं जीता था, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि के थ्रू और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये अंग्रेजों को देना पड़ा था, आधा राज्य अपना देना पड़ा था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इससे अच्छे से पता चलेगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ। इस दौरान अंग्रेजी गवर्नर वेरेल्स था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यह युद्ध मार्च 1784 में मैंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 85 में एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा। 1787 में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था। यह युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वेलेजली था, लॉर्ड वेलेजली, और 4 मार्च 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया। टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहाँ? तो सरधाना में करवाया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, तो सरधाना में करवाया था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? इनमें से सही कौन सा नहीं है ये बता। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, ये सही नहीं है। बाकी देखिए और ऑप्शन। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, तो ये सही है। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे, सही है। और आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, तो ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, तो ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा इनमें से सही है, ये पूछ रहा है। कौन सा सही है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, नहीं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तृतीय में नहीं हुई थी, चतुर्थ में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु, तो ये भी गलत हो गया। और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, तो बिल्कुल प्लासी के युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था, 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। इसमें मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था सिराजुद्दौला के खिलाफ, तो तीसरा सही है।
तो बी आंसर हो जाएगा। सिर्फ केवल 3 सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इससे और क्वेश्चन पता चल जाएगा। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तृतीय लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया। अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह परास्त किया था तृतीय पानीपत के युद्ध में। जेएन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। 1790 से 92 में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ और टीपू की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। और प्लासी के युद्ध 1757 में मीर जाफर ने मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीन चंद्र प्रमुख थे, अतः केवल तीसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित। ठीक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नर और गवर्नर जनरल से। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? नहीं, ये गलत हो गया। और विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। ठीक है, दूसरा सही है, तो केवल 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 मतलब बी आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स, बी आंसर हो जाएगा। वस्तुतः भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, किंतु यह विकल्पों में नहीं है। ठीक है, विकल्प में नहीं है, अतः विकल्प बी वारेन हेस्टिंग्स सही उत्तर होगा, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की थी और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि के नियमों को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे
बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। ये गलत है, ठीक है, यही गलत है। बाकी देखिए, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, तो ये सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था, तो ये भी सही है। और डी देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, तो लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, तो ये भी सही है, लेकिन सी सही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल। बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 था, ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है, ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया, पर उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित हैं। क्या क्या? तो कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65 ईस्वी, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति 1765 से 13 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है रिंग फेंस की नीति। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो द्वैत शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था बंगाल में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। सी आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके
प्रधान को आज्ञा दी कि स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैत शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी से मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्य का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था महाभियोग का मुकदमा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। ये आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवा को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया है कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न भिन्न है, किंतु वीए स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखता है कि उसके थोड़े से दोष जहाँ तक वे वास्तव में दोष, उसके थोड़े से दोष जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझने आ पड़ी हों कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। बी आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। सर्वप्रथम अपने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कॉर्नवालिस ने जिले की समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी। 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टर के दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त उन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु एवं 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गईं तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गईं। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य करने के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के
कार्य भी दिए गए। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो कॉर्नवालिस था। ठीक है, कॉर्नवालिस सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन, भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलता रहे और आपकी तैयारी और भी बेहतर होते चले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।